भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में आयोजित लोक मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए सभी सम्मानित भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, मीडिया बंधुओं, आज इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में मौजूद लोक सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री रहे, पूर्व सांसद भाई राजपाल सिंह साहब जी हमारे बीच में उपस्थित, राष्ट्रीय समानता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित मोतीलाल शास्त्री जी, जन सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई दिनेश ठाकुर जी, सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय संस्थापक सैक्या जी, ओरिएंटल जस्टिस पार्टी के संस्थापक पूर्व में आईपीएस रहे भाई बीपी अशोक जी, स्वतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई घनश्याम कोरी जी, मुस्लिम मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बशीर अहमद एडवोकेट साहब जी, और साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भाई शादाब खान साहब एडवोकेट जी, हमारे राष्ट्रीय समानता दल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव भाई अगम कुशवाहा जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष कोरी सुभाष चंद्र लहरी जी, साथ ही साथ राष्ट्रीय समानता दल के भी यहाँ प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित हैं भाई संजय दीप जी, और इसी के साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित हमारी महिला मोर्चा की प्रदेश महासचिव अंजलि कुशवाहा जी, हम सबके बीच में कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रदेश महासचिव पार्टी प्रवक्ता भाई श्री राम मौर्य जी, मीडिया के प्रभारी प्रदेश महासचिव भाई राजेश और बबलू जी, हम सबके बीच में उपस्थित हमारे प्रदेश महासचिव बहुत ही कर्मचारी पूर्व चेयरमैन पार्टी बैंक रहे भाई शालीराम मौर्य जी, हम सबके बीच में सिद्धार्थनगर के प्रभारी प्रदेश सचिव भाई सुरेंद्र मौर्य जी, हमारे बीच में उपस्थित संतरीगढ़ के प्रभारी प्रदेश सचिव भाई राजेश कुमार मौर्य जी, गोरखपुर मंडल के प्रभारी भाई शरण कुमार जी, साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रमुख सम्मानित जिला अध्यक्ष बस्ती भाई अवधेश मौर्य जी, जिला अध्यक्ष सिद्धार्थनगर भाई दिलीप कुमार बौद्ध जी, जिला अध्यक्ष संतरीनगर मंजीत मौर्य जी, अम्बेडकर नगर जिला अध्यक्ष अम्बेडकर नगर विजय कुमार मौर्य जी, इसी के साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित है हमारे गोरखपुर मंडल के प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष भाई बेचू खान जी, प्रदेश महासचिव गोरखपुर मंडल के प्रभारी भाई अहमद रानी जी, साथ ही साथ प्रदेश सचिव मौलाना मोहम्मद ताहिर जी, हम सबके बीच में उपस्थित हमारे सम्मानित साथी भाई अखिलेश प्रजापति जी, महेंद्र गौर जी, भगवान चौधरी जी, वीरेंद्र मौर्य जी, रामदास चौहान जी, जितेंद्र पाल जी, जितेंद्र मौर्य जी, और इसके साथ साथ
दुकान खोलने के लिए मजबूर हुआ। यह है बदहाली का आलम, यह है नौजवानों के रोजगारी का आलम कि लोग पैसे की ठोकरें खा रहे हैं और सरकार आज मनमाना लक्ष्यदार भाषण देकर लोग हमने वादे करके देश की जनता की आंख में धूल ढोने का काम कर रही है। यही नहीं, यह निकम्मी सरकार आपकी सरकारी नौकरियां अग्नि की तरह निकल गई। यह निकम्मी सरकार आपके हकों पर डकैती डाल गई। यह निकम्मी सरकार आपके आरक्षण को अग्नि की तरह निकल गई। अब बचा क्या है आपके पास? इसलिए लोकमोर्चा ने संकल्प किया है, वो निकम्मी सरकार जो देश के नौजवानों को रोजी रोटी न दे सके, सत्ता में रहने का कोई काम नहीं है। इसीलिए यूपी बचाओ, भाजपा हटाओ, लोकमोर्चा की सरकार का मौका न देगा। नारा देकर के आज भारतीय जनता पार्टी की 2027 की विदाई की तैयारी शुरू हो गई है। ये निकम्मी सरकार है जिसने वादा किया था किसानों को लाभ मालिक देने का, आज तक नहीं दिया। किसानों की एक ही मांग थी कि हमारे उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए, आज तक घोषित नहीं किया। छूटा जानवर किसानों की हरी भरी फसल से चौपट करने रहे हैं, उस पर रोक लगाने का कोई सरकार के पास उपाय नहीं है। 27,700 स्कूल बंद होने जा रहे थे, वो करिए। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से योगी सरकार को घुटना टेकने के लिए मजबूर किया। सरकार को बैठ जाना पड़ा। बंद होने वाले स्कूल बंद होने से बच गए। यही नहीं साथियों, आज ये सरकार हर 400 मीटर 500 मीटर पर शराब की दुकान खोल रही है। शराब की दुकान खोल रही है, इसकी प्राथमिकता। स्कूल बंद करने की इसकी नीयत इस बात को जाहिर करती है, ये गरीबों के दुश्मन है। क्योंकि गांव के स्कूलों में गरीब पढ़ते हैं, तो गरीब मजदूर हो, किसान हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, जो भी गरीब है उसके बच्चे पढ़ते हैं। और स्कूल को बंद करने का मतलब इन गरीबों के बच्चों की पढ़ाई ये सरकार बंद करने की सोच रखती है। और उच्च शिक्षा
इसका मतलब है दलित आदिवासी पिछड़े केवल वोट देने के लिए हिंदू हैं, लाभ लेने के लिए भाजपा इनको दुश्मन मानती है। इसलिए मैं आपको सचेत करने आया हूं, सावधान करने आया हूं। योगी और मोदी की जोड़ी आज पूरे प्रदेश और देश को लूट रही है। कल बिहार में मोदी ने भाषण दिया था कि भ्रष्टाचार करने वाला नेता जेल जाएगा, उसकी कुर्सी दी जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, आपसे बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है? आपने तो देश के सभी बंदरगाह कौड़ियों के भाव बेच दिया अदानी को। देश के सभी एयरपोर्ट बेच दिया कौड़ियों के भाव अदानी एंड अन्य खलीशाहों के हाथ। देश के सभी देश का एयर इंडिया बेच दिया इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ। देश के सभी अधिकतर रेलवे स्टेशन बेच दिया अदानी और अंबानी के नाम। कई दर्जन ट्रेनें भी चलाने के लिए दे दिया अदानी और अंबानी की कंपनी को। LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दिया अदानी के हवाले। क्या रिश्ता है आपका? इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को कभी उम्मीद थी कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, उन सरकारी विभागों को देश के पूंजीपतियों के हाथों में सौंप दिया। अब देश के खलीशाहों के हाथ बताने के बाद क्या इन विभागों में कभी किसी नौजवान को सरकारी नौकरी मिल सकती है? क्या नहीं। अब वैसे भी मोदी जी ने तो अभी शुरुआत किया है, एक करके पूरा देश बेचने की तैयारी की है। चूंकि ये लोकतंत्र में इनका यकीन नहीं है। लोकतंत्र में यकीन होता तो अपने इच्छा के अनुसार कभी वोट बढ़ाया जाता है, कभी वोट काटा जाता है। आखिर 2014 से लगातार सरकार किसकी है? मोदी जी की है। प्रदेशों में भी भाजपा की है, केंद्र में भी भाजपा की है। SIR के नाम पर बिहार में जब इनको लगा कि हमारी चुनावी वैतरणी पार होने वाली नहीं, तो SIR के नाम पर बिहार के SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज के नाम को साजिश के तहत मतदाता सूची से काटने का पाप कर रही सरकार। और साथियों, साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, आखिर आरोप क्या लगाते हैं? इसमें बंगाल के लोग आ गए हैं, पश्चिम बंगाल के लोग, बांग्लादेश के लोग आ गए, इसमें रोहिंग्या आ गए हैं। आखिर केंद्र सरकार किसकी है? बॉर्डर की सीमा की चौकसी कौन करता है? अगर बॉर्डर की सीमा की चौकसी केंद्र सरकार के जिम्मे है, केंद्रीय सुरक्षा बल करता है, BSF करता है या अन्य केंद्रीय सिक्योरिटी फोर्स करती है, तो रोहिंग्या आ कैसे गए? बांग्लादेशी आ कैसे गए? यानी बांग्लादेशी आ गए, रोहिंग्या आ गए, ये तो बहाना है। लेकिन इनको डर है कि वो दलित आदिवासी पिछड़ा आज मेरे काली कानूनों को जान गया है, इसलिए बिहार में भाजपा को जीते नहीं देगी। इसीलिए SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को साजिश के तहत बड़े पैमाने पर नाम काटा जाना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और लोक मोर्चा सरकार के इस कुकर्मों को न केवल पर्दाफाश करेगी, बल्कि बिहार में मतदाताओं को मतदाता सूची से नाम काट करके
जाएगी। इसलिए ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहने की आवश्यकता है। साथियों, एक चीज मैं और कहूंगा चलते चलते, सरकार अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए, देश की जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए एक चाल चलती है। क्या? हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, जिसके नाम पर आज सभी लोग पागल होकर के हिंदू बनने की शान में मुसलमान से लड़ने के लिए ताल ठोक के खड़े हो जाते हो। मुसलमान कौन है? आपका भाई है। वो भी कभी दलित था, आदिवासी था, पिछड़ा था। जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होने के बावजूद भी इस देश में आने पर जाति अपमान के कड़वे घूट पीने के लिए मजबूर किए गए, उसी प्रकार से इस देश का दलित आदिवासी पिछड़ा समाज समय समय पर अपमानित होता रहा। जिसके चलते जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। इसीलिए इसी बात को सच करने के लिए 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत ग्रहण करके ये सत्याग्रह किया। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संकल्प किया, आए दलितों, आदिवासियों, पिछड़े समाज के लोगों, आए बहुजन समाज के लोगों, तुम्हारे सम्मान और स्वाभिमान का रास्ता खुद के रास्ते जाता है, अम्बेडकर के रास्ते जाता है। इसीलिए आज ये हिंदू परिवर्तन की बयान है, ये आज से नहीं हजारों साल से चली आ रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अकेले बहुत धर्म नहीं किए, इसी दलित आदिवासी पिछड़े समाज के लोग समय समय पर अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए हिंदू धर्म को छोड़ा। और हिंदू धर्म को छोड़ा तो कोई इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, वो मुसलमान बन गया। कोई ईसाई धर्म कबूल किया, ईसाई बन गया। गुरु नानक ने हिंदू धर्म के मूर्ति पूजा, पाखंड, ढोल आडंबर को देखते हुए सिख धर्म का इजाद कर दिया, जिसमें कोई न मूर्ति पूजा है, न ढोल है, न ढकोसला है, केवल ग्रंथी साहब की किताब पढ़ी जाती है और वही संदेश सबको दिया जाता है। वहां कोई ढोल ढकोसला नहीं है। गुरु नानक ने सिख धर्म को इजाद किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण करके आपका मार्गदर्शन किया कि तुम्हारे भी सम्मान का रास्ता खुद के रास्ते पर जाता है, खुद हम संस्थान हो जाता है। इसीलिए साथियों, मैं आपसे केवल इतने कहूंगा कि आप सभी लोग इस परिवर्तन की बेला में अभी से कमर कस लें, मजबूत संकल्प के साथ जान मान ले। सड़कों पर उतरने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें भी आपको पीछे नहीं रहना है, क्योंकि आज बाबा साहब का संविधान खतरे में है। आज लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरीके से लाखों लाख लोगों को मतदाता सूची से नाम काट के मतदान से वंचित कर दिया जाता है, या मनचाहे तरीके से लाखों लाख लोगों को जोड़कर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं ये लोग, उससे स्पष्ट है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, भारत खतरे में है। जब संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, अगर संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, तो भारत भी खतरे में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, संविधान समाज की स्थापना के लिए हमारे महापुरुषों ने जो एक लंबा संघर्ष किया, सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिराव फुले जी, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले जी, फातिमा सेन जी,
हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि पैसा आ जाता है, लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। जब जनता अपनी चुनती है तो बड़े बड़े खलीशाह धराशायी हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, उनका कोई वजूद नहीं होता। लेकिन इनको बस्ती जिला हमें याद है, हमारे राजनीति के शुरुआती दौर में जब मैं विधायक भी नहीं था, मंत्री भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, इस बस्ती के लोगों ने शालिग्राम मौर्य के नेतृत्व में हमें सिक्के से तोड़ा। 93-95 की तो इसलिए अब तो 20-25 साल से भी ज्यादा हो गया, हमारे ख्याल में 30 साल से भी ज्यादा हो गया। तो जब उस समय सिक्के से तोड़ा था तो मैं समझता हूं कि अब बस्ती के लोगों को अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो बस्ती के लोग पीछे नहीं हटेंगे। जब 30 साल पहले मैंने साथ किया आर्थिक रूप से, तो आज भी होने पर साफ दिखाई पड़ेगा। पहली बात तो मैं नारा दूंगा, क्योंकि आज डीपी मंडल जी का जयंती समारोह भी है। डीपी मंडल की सिफारिशों पर मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई है, जिसके चलते 27% विषय वर्गों को आरक्षण मिला। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 15-16 के तहत जहां दलित आदिवासी भाइयों को आरक्षण दिया था, वही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत आयोगों के गठन की व्यवस्था भी संविधान के माध्यम से किया था, जिसमें काका कालेकर के आयोग बैठा था, जिसकी सिफारिश रद्दी की टोकरी में चली गई। बाद में मंडल आयोग की सिफारिशें आई और मंडल आयोग की सिफारिशों को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने लागू किया था। इसलिए हम एक नारा देंगे, आप हमारा साथ देंगे। मैं सबसे पहले वीपी मंडल अमर रहे नारा दूंगा। आप सभी दोनों हाथ खड़ा करके अमर रहे का नारा देंगे। वीपी मंडल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीपी मंडल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और साथियों, हम कहेंगे आरक्षण बचाओ तो आप कहेंगे भाजपा भगाओ। आरक्षण बचाओ, भाजपा भगाओ, आरक्षण बचाओ, भाजपा भगाओ। अब हम कहेंगे लोकतंत्र बचाओ, आप कहेंगे भाजपा भगाओ। लोकतंत्र बचाओ, भाजपा भगाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा भगाओ। अब हम कहेंगे लोक मोर्चा की सरकार बनाओ, आप कहेंगे भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। लोक मोर्चा की सरकार बनाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। लोक मोर्चा की सरकार बनाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। अब हम कहेंगे संविधान बचाओ, आप कहेंगे भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। संविधान बचाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। संविधान बचाओ, भाजपा भगाओ, भगाओ। अब हम कहेंगे वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब हम कहेंगे वोट हमारा, राज हमारा, अब चलेगा, खूब चलेगा। 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 अब हम वो मंत्र देंगे जिसको कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर महत्वाकांक्षी नाम ने दिया था अपनी भाषा में कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं कहूंगा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी
के अवसर पर उन्हें प्रोत्साहन करता हूँ, वंदन करता हूँ और साथ ही साथ आप सभी भाइयों को शुभकामना देता हूँ कि आप लोग आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र बचाने के लिए तैयार हो जाए। यह लोक मोर्चा आपसे अपील करने आई है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को देता हूँ विराम, देता हूँ विदा। जय भीम।